नमस्कार दोस्तों, मैं गोपी चक्रवर्ती एक बार फिर आपके सामने 12th मैथमेटिक्स की नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं और आज हम इस वीडियो में फलन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने इससे पहले 12th मैथमेटिक्स के और वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए। आपको इस आई बटन पे उनकी डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी, क्योंकि वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, तब कहीं जाके आपको फलन समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं फलन। देखिए फलन क्या है? फलन एक प्रकार का प्रतिचित्रण है। वैसे प्रतिचित्रण से पहले हम क्या बोलेंगे फलन को? फलन क्या है? संबंध भी है ना। संबंध का ही एक दूसरा रूप है या उसका ही एक हिस्सा है ना। एक बस इसमें एक नियम काम कर जाता है या इसमें कुछ नियम लग जाते, इस कारण से ये क्या बन जाता है? फलन। तो फलन संबंध है और कुछ नियम के कारण ये संबंध ना होके फलन मैपिंग विथ x टू y है ना। फंक्शन एक फलन है। फंक्शन क्या है या f क्या है? एक फलन है x से y में और कुछ कंडीशन इसमें दे दी जाएंगी। तो हमने बोला इसकी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, है ना। डेफिनेशन इसको दर्शाने का तरीका ये है, ठीक। क्या तरीका है इसको? f सच डैट x टू y। f एक फलन है x से y में और ये क्या है? एक प्रतिचित्रण x से समुच्चय y में एक संबंध f इस प्रकार परिभाषित है। इस प्रकार समुच्चय x से समुच्चय y में एक संबंध, एक फंक्शन f इस प्रकार परिभाषित है कि x के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब, x के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब, और कौन सा प्रतिबिंब? अद्वितीय प्रतिबिंब, है ना। हमें कहाँ मिले? y में मिले। कहाँ मिले? y में मिले। तो क्या कहलाएगा? ये एक फलन कहलाएगा। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर बात करते हैं। तो स्टूडेंट, फंक्शन की डेफिनेशन हम कैसे बता सकते हैं अपने हिसाब से? देखिए डेफिनेशन लिखा मैंने कि एक समुच्चय A से समुच्चय B में संबंध, जे एक्चुअल में संबंध होता है, संबंध का ही एक टाइप होता है। समुच्चय B में एक संबंध कौन? f एक फलन होगा या एक फलन कहलाता है यदि A के प्रत्येक अवयव के लिए, A के प्रत्येक अवयव के लिए, है ना, जितने भी अवयव A में होंगे उनके लिए समुच्चय B में एक और केवल एक, जी इन बातों में ध्यान देना जिसको मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, एक और केवल एक क्या मिले? प्रतिबिंब मिले। एक और केवल एक। देखिए एक और केवल एक ही मिलना चाहिए। अगर एक से अधिक मिल गए तो वो संबंध हो जाएगा, वो फलन नहीं रहेगा। तो फलन में कंडीशन रहती है कि दो समुच्चय हों और पहले वाले समुच्चय कि जितने भी अवयव हैं उनके लिए अगले वाले समुच्चय, मतलब समुच्चय B में जितने भी अवयव हैं तो पहले वाले अवयव के प्रत्येक अवयव के लिए समुच्चय B में एक और केवल एक प्रतिबिंब मिलना चाहिए, है ना। एक और केवल एक प्रतिबिंब मिलना चाहिए। इसको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊंगा। तो इसको और क्या लिख सकते हैं कि f इज अ फंक्शन। f क्या है? एक फलन है। कहाँ से? A से B में। और हमने बोला यदि एक स्मॉल x कहाँ बिलोंग कर रहा है? A में। स्मॉल x कहाँ बिलोंग कर रहा है? A में। और स्मॉल y कहाँ बिलोंग कर रहा है? B में। तब इसका प्रतिबिंब, x का प्रतिबिंब, इमेज, है ना, ये हो गई। और ये किसके बराबर हो जाए? समुच्चय B के किसी अवयव के बराबर हो जाए। तो मैंने वो अवयव ले लिया y, तो ये काय के बराबर हो जाए? ये किसके बराबर हो जाए? y के बराबर हो जाए। मतलब इसका अपन ने एक प्रतिबिंब लिया। प्रतिबिंब को कैसे दर्शाते हैं? इससे fx से दर्शाते हैं, क्योंकि f क्या है? इसमें फलन है। तो f के अंतर्गत ये क्या बन गया? इस x का प्रतिबिंब, और ये प्रतिबिंब किसके बराबर हो जाए? b के किसी अवयव के बराबर हो जाए। तो हम बोल पाएंगे कि हाँ ये क्या है? एक फंक्शन की डेफिनेशन हो गई, है ना। और ये इसको दर्शाने का तरीका हो गया। मतलब जो B में एलिमेंट होंगे, जो B में अवयव होंगे, वो कुछ इस तरीके होंगे। वो किसके बराबर होंगे? A के किसी अवयव की इमेज, मतलब प्रतिबिंब के बराबर होंगे। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने दो समुच्चय ले लिए, A और B। अब यहाँ मैंने एक फंक्शन लगाया। फंक्शन क्या है? फलन क्या है कि f(x) इक्वल x का स्क्वायर। और ये f(x) किसके बराबर होता है? y के। y कहाँ का अवयव है? y v का अवयव कहलाएगा। मतलब जो हमको मान मिलेगा इसको हल करने पे वो कहाँ के मिलेंगे? b के मिलने चाहिए। तो मैंने बोला x इक्वल 1, तो y इक्वल क्या आएगा? 1 का स्क्वायर, दैट इज़ 1। तो जी 1 का 1 से
तो y का 1, तो 1 का 1 से। x इक्वल मैंने रखा 2, तो y इक्वल 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4, तो 2 4 जे f के अंदर आएंगे, कहाँ आएगा, जे f के अंदर आएगा, तो 2 का 4, 3 का 9। तो इसी प्रकार f के अंदर कौन कौन से एलिमेंट बन जाएंगे, देखिए ज़रा। f के अंदर, f के अंतर्गत 1 1, 2 4 और 3 9, ये 3 प्रकार के। देखिए f क्या है, f एक फंक्शन है, फंक्शन साथ क्या है, संबंध भी है, तब तो फंक्शन है ना। और संबंध क्या होता है, क्रमित युग्म होता है, क्रमित युग्म होता है, तो इसके जो एलिमेंट होंगे वो उस तरीके के होंगे। अब यहाँ मैं 3 बात बताने वाला हूँ आपको कि a को कौन सा समुच्चय बोलेंगे, b को कौन सा समुच्चय बोलेंगे और f को क्या बोलेंगे, या f के अतिरिक्त जो और बनने वाले हैं वो क्या होंगे। तो इसको बोलते हैं क्या, प्रांत, डोमेन। इसको बोलते हैं सह प्रांत, कोडोमेन, और आपने जो 11th में पढ़ चुके हैं। अब बात आती है परिसर, रेंज की। रेंज क्या, परिसर। अब परिसर क्या होता है, तो देखिए जो संबंध के अंतर्गत या आर के अंतर्गत होता रहा वहाँ पे, या संबंध के अंतर्गत जो एलिमेंट हमें मिले हैं वो कैसे मिले हैं, क्रमित युग्म टाइप के मिले हैं। और इस क्रमित युग्म में ये कहलाता है पहला घटक और ये कहलाता है दूसरा घटक। ये पहला कहाँ से लिया गया है, ये पहला कहाँ का होता है, समुच्चय ए का होता है, और दूसरा कहाँ का होता है, समुच्चय बी का होता है। तो जो समुच्चय बी के घटक होते हैं सेकंड वाले, वो सभी क्या होते हैं, रेंज में आते हैं, परिसर में आते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं, परिसर। तो आर का मान क्या हो जाएगा, 149, 149। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि f क्या है, एक फंक्शन है, फलन है a से b में, और जहाँ 2 अपन ने एलिमेंट लिए, एक लिया a से एक लिया b से, तब इसका प्रतिबिंब, इसका इमेज क्या कहलाएगा, fx, जो किसके बराबर हो जाए, b के एलिमेंट के बराबर हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे, f क्या है, एक फंक्शन है। और वो इस तरीके से डिफाइन किया गया है। पहले वाले को बोलते हैं प्रांत, दूसरे वाले को बोलते हैं सहप्रांत, डोमेन और कोडोमेन। अब रेंज कैसे निकलती है, परिसर। तो जो कोडोमेन में जो फलन होता है, वो फलन में जो एलिमेंट आते हैं क्रमित युग्म टाइप के, उनका दूसरे नंबर का घटक है ना, दूसरा घटक 149, उनका जो समुच्चय बनेगा, उनका जो कलेक्शन बनेगा, वो क्या कहलाएगा, परिसर। क्या कहलाएगा, परिसर। तो परिसर या तो कोडोमेन के बराबर हो सकता है या उसका एक उपसमुच्चय होगा। क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। कौन, परिसर। परिसर बी का उपसमुच्चय होगा या उसके बराबर होगा। ठीक, तो उपसमुच्चय होगा तो बंद देख लिया, बराबर हो तो उसमें क्या होगा, जब बराबर हो तो क्या होता है, तो हम बताएंगे जब आर कोडोमेन के या सह प्रांत के बराबर हो जाता है तो वो क्या कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये हमने समझा फलन। अब फलन को के बहुत से प्रकार होते हैं, टाइप ऑफ फंक्शन बहुत से होते हैं। ठीक, जिनमें से हम कुछ पढ़ने वाले हैं जो आपकी बुक में दिए हैं। अब वो किस आधार पर होते हैं, तो वो इन अवयवों के आधार पर होते हैं। कुछ अवयव यहाँ पे छूट गए तो कौन सा फंक्शन है, कुछ नहीं छूटे पूरे हो गए तो कौन सा फंक्शन है, कुछ यहाँ पे छूट जाते हैं या नहीं छूटते हैं। इस तरीके से अवयवों के हिसाब से इनको कुछ भागों में बांटा गया है और अब हम उनको समझते हैं। तो भाग कौन कौन से होते हैं, पहला होता है 1 1 1 1। देखिए इंग्लिश में बोलते हैं 1 1 और इंग्लिश में बोलना ज़्यादा अच्छा है। क्यों, क्योंकि दिक्कत होती है हमें हिंदी में बोलने। इसको बोलते हैं एक एक, एक की बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, एक की। अब बड़ा अजीब सा लगता है बोलने में, है ना। तो 1 1 बोलेंगे। इसको एक और बोलते हैं क्या, एक एक। एक की हो गया, एक एक बोलते हैं। इसी को बोलते हैं इंजेक्टिव। क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव। दूसरा होता है मैनी वन, मैनी वन। ठीक, इसको हिंदी बड़ा अजीब सा नाम है, बहु एक, बहु एक। इसको और इस तरीके से कुछ और नहीं बोलते, केवल इतने नाम चलते हैं, मैनी वन या बहु एक। तीसरा होता है ऑन टू, आच्छादक, आच्छादक या आच्छादी भी बोलते इसको, आच्छादी। और इसी का एक और नाम चलता है सरजेक्टिव,
क्या नाम चलता है? सर्जेक्टिव। इसके बाद लास्ट होता है इसमें जो अपन को पढ़ना है 1 1 ऑन टू। तो आच्छादक एकिकी और आच्छादक या एकिक और आच्छादी, इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। यहाँ थोड़ा जगह कम है, इसको भी हम समझा दे उस समय लिखेंगे अच्छे से। तो ये 4 प्रकार हमको पढ़ने हैं, 1 1, मैनी 1, ऑन टू और 1 1 ऑन टू। ये चारों किस टाइप से होते हैं तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये जो चैप्टर है, ये जो मैथमेटिक्स है आपके 12th में, ये थोड़ा सा अलग टाइप की मैथमेटिक्स है, नॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं है जो हम आगे वाले अध्याय 2nd से या 3rd से पढ़ेंगे, उस टाइप से नहीं है। ये थोड़ा सा मैथ्स से अलग है, थ्योरिकल है, ठीक। मैथ्स है लेकिन थोड़ा सा मैथ्स से अलग है। इसकी समझने की थोड़ा सा हमको अच्छे से अपना कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखना है, धैर्य बनाए रखना है और तब समझना है। बातों को पूरा ध्यान से समझिएगा, ठीक, और आराम से बिल्कुल समझिएगा क्या बता रहे हैं। तो ये क्या हो गया? फलन क्या है? एक समुच्चय है। समुच्चय ए से बी में एक संबंध होता है और संबंध को ही हम फलन कहते हैं। कब? जब उसमें कुछ नियम काम करने लगते हैं। नियम क्या काम कर रहे हैं कि यहाँ के प्रत्येक अवयव का एक अद्वितीय, एक और केवल एक, अद्वितीय बोल सकते हैं, यूनिक बोल सकते हैं, एक और केवल एक हमें क्या मिले? प्रतिबिंब मिले। प्रतिबिंब मिले तो वो क्या कहलाता है? फलन कहलाता है। ऐसा नहीं कि एक का 2 मिल जाए, किसी व्यक्ति की 2 इमेज नहीं हो सकती, किसी व्यक्ति की 2 इमेज नहीं हो सकती, तो एक की एक ही इमेज मिले। हाँ, 2 की एक इमेज हो सकती है, 2 की एक इमेज हो सकती। बीच में हमने ऐसा आईना रख दिया, एक को यहाँ खड़ा कर दिया और एक को यहाँ खड़ा कर दिया, तो इन दोनों की सिंगल इमेज यहाँ पे मिल जाएगी। तो इनकी एक इमेज हमको यहाँ पे मिल सकती है, लेकिन एक व्यक्ति की 2 इमेज एक साथ नहीं मिल सकती, है ना। उसके लिए अलग अलग हमको मिरर रखने पड़ेंगे, आईने रखने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब तो समझिएगा कि एक व्यक्ति की 2 प्रतिबिंब नहीं हो सकते, एक व्यक्ति के 2 प्रतिबिंब नहीं हो सकते, लेकिन 2 व्यक्तियों का एक प्रतिबिंब हो सकता है, ठीक। तो इनको बोलते हैं क्या? फंक्शन। और फंक्शन के टाइप हमको पढ़ना है, तो आगे और बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे 1 1। देखिए 1 1 तो मैंने इंग्लिश में नाम लिख दिया, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी बोलते हैं एकिकी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकिकी। और इसका एक और नाम चलता है, अधिकतर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे उपयोग करते हैं, वैसे हम भी जानते हैं, इंजेक्टिव। इंजेक्टिव। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? एकिक बोलते हैं, एकिक बोलते हैं। और इसका एक और नाम क्या चलता है? एकिकी चलता है। तो ये इनके नाम है, 1 1 बोल दें या इंजेक्टिव फंक्शन बोल दें या एकिक फंक्शन बोल दें या एकिकी फलन बोल दें, इस तरीके से इनके नाम चलते हैं, ठीक। तो मैंने क्या बोला? एक फलन f है, कहाँ से कहाँ पे है? x से y के बीच में। एक फलन f x से y के बीच में है। ये 1 1 कब कहलाएगा, मतलब एकिकी कब कहलाएगा? जब f के अंतर्गत, मतलब इस f के अंतर्गत ही बोलेंगे, f के अंतर्गत x के भिन्न भिन्न अवयव, x के भिन्न भिन्न अवयव के लिए y में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब मिले, y में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब मिले, मतलब एक के लिए एक ही मिले, एक के लिए एक ही मिले। जैसे मैंने बोला एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया इस तरीके से 2x, f बराबर 2x, जो कहाँ से कहाँ पे है? x से f सच डेट x to y। मैंने बोला एक फंक्शन। अच्छा, इसकी एक और डेफिनेशन ये भी होती है कि अर्थात हमने बोला प्रत्येक, अब 2 एलिमेंट हमने कहाँ के ले लिए? x के ले लिए, पहले समुच्चय के ले लिए, थोड़ा ध्यान देना, ठीक। प्रत्येक x1 x2 बिलोंग टू x। मैंने बोला 2 अवयव हैं, 2 एलिमेंट हैं जो कहाँ पे हैं? x में हैं। अब इसके लिए मैंने बोला कि इसकी इमेज x1 का प्रतिबिंब क्या कहलाएगा? fx1, और x2 का प्रतिबिंब क्या कहलाएगा? fx2। और दोनों कैसे हैं? आपस में बराबर हैं, दोनों कैसे हैं? आपस में बराबर हैं। और हमें बोला गया है कि f क्या है? f क्या है? f1 1 है। जब f1 1 होगा और इमेज बराबर है तो एलिमेंट भी बराबर होने चाहिए। कैसे? जैसे मैंने बोला जी x हो गया, जी मैंने बोला y हो गया। यहाँ पे पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट, यहाँ पे इसकी इमेज मतलब f1, इसकी इमेज f2, इस तरीके से fx1 fx2।
मैंने बोला इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है। अब हमने क्या बोल दिया, ऐसा है तो ठीक है, 1 1 है, क्योंकि एक का एक ही मिल रहा है, एक का एक। लेकिन मैंने इन दोनों को क्या बोल दिया कि ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। अब अगर इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक के 2 मिल रहे हैं, अगर ये बराबर नहीं होंगे तो 1 1 अगर है, यदि f क्या है, f 1 1 है, f 1 1 है तो x1 और x2 भी बराबर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके जो प्रतिबिंब हैं, इमेज हैं, वो आपस में कैसी हैं, वो आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। अगर प्रतिबिंब बराबर हैं और फंक्शन अगर 1 1 है, f 1 1 है, तो इनके इमेज भी इसके अवयव भी, जो x में अवयव हैं वो भी बराबर होने चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। ठीक, तो बात करते हैं, ठीक, बताते जब बराबर नहीं हो तो फंक्शन क्या होगा। मैंने बोल दिया कि f(x1) बराबर है f(x2), लेकिन x1 इज नॉट इक्वल टू x2, तो तब जे f क्या कहलाएगा, तो वो भी बताते हैं। इससे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल क्या ले लिया कि f क्या है, एक फंक्शन है x से y में, और कैसे डिफाइन है, f(x) बराबर 2x, और जो मैंने 1 2 3, और यहाँ पे एलिमेंट ले लिए y में 1 2 3 4 5 6 है, जी एलिमेंट ले लिए। अब मैंने पहले लगाया x इक्वल टू 1, तो जब मैं यहाँ पे बोलूँगा x इक्वल टू 1 तो f1 हो जाएगा जी, दैट इज़ 2 एकम 2, तो कितना आ गया 2। ठीक, तो 1 का 2 से आ गया, x इक्वल टू 2, 2 दूनी 4, 2 का 4 से, x इक्वल 3, 3 दूनी 6, 3 का 6 से। देखिए यहाँ पे जो x है, यहाँ पे जो x है उसके प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिबिंब एक क्या है, अद्वितीय है, यूनिक है, केवल एक ही है, एक का एक से, एक का एक से, एक का एक से। मतलब आप सिंपल सी बात समझें, अगर 1 1 1 1, एक का एक से, 1 1, देखिए यहाँ पर नाम ही क्या है 1 1, एक का एक से, एक का एक से, एक का एक से। एक के 2 नहीं हो सकते, या 2 का 1 भी नहीं हो सकता, 2 का 1 भी नहीं हो सकता, जैसे मैंने यहाँ बताया था। तो आपको समझ में आ गया होगा 1 1 क्या है। तो यहाँ के प्रत्येक एलिमेंट जो x में है उसका हर एक का प्रतिबिंब क्या हो, अद्वितीय हो, यूनिक हो, एक हो, केवल एक और केवल एक हो, काय में, y में, किस में, y में। एक के प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिबिंब y में केवल एक ही होना चाहिए, है ना। या यहाँ के जो एलिमेंट हैं एक तो होंगे, साथ में भी ध्यान रखना भिन्न भिन्न हो। कैसे हो, भिन्न भिन्न, ऐसा नहीं कि एक का प्रतिबिंब 2 भी है और 2 का प्रतिबिंब भी 2 है, नहीं, है ना, ये गलत हो जाएगा। कैसा, मैंने बोला जे एक एलिमेंट है, यहाँ ये है, और यहाँ पे x, यहाँ पे 1 और 2, तो इसका प्रतिबिंब जे भी है, इसका प्रतिबिंब जे भी है, ऐसा नहीं, सॉरी, मैंने बोला 2 अब समुच्चय हैं x और y, इसमें 1 2, और यहाँ पे मैंने बोल दिया a, तो एक का प्रतिबिंब a भी है, 2 का प्रतिबिंब भी a है, नहीं, तो ये 1 1 नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मैनी हो गया, देखिए 1 से अधिक हो गया, 2 का 1 है, 2 का 1 प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये 1 1 है क्या, नहीं, है ना। यहाँ साफ साफ बोला गया है 1 1, एक का एक से, है ना, एक का एक से। और जब ऐसा हो जाए तो क्या बोलेंगे उसको, और जब ऐसा हो जाए कि 2 अवयव का केवल एक प्रतिबिंब हो, 2 एलिमेंट का 2 अवयव का केवल एक प्रतिबिंब हो, तो इसको बोलते हैं मैनी वन। जैसे यहाँ पे भी हमने बोला कि x1 f(x1) बराबर है f(x2) के, और हमने बोल दिया कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2। कैसे, इस तरीके से मैंने बोला 2 एलिमेंट ले लिए भाई, मैंने 2 समुच्चय लिए x और y, ठीक, इसमें x1 है और यहाँ पे x2 है, ठीक। अब जब ये बराबर हैं तो इसको मैंने सिंपल क्या बोल दिया, x बोल दिया, f(x) बोल दिया, मतलब क्या बोल दिया, f(x) बोल दिया भाई, इसमें बराबर हैं तो x1 x2 क्यों रखना। और फिर मैंने बोला कि इसका प्रतिबिंब भी x ये है, इसका प्रतिबिंब भी ये है ना। क्यों? क्योंकि दोनों कैसे हैं, प्रतिबिंब बराबर है।
इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, fx1 बनेगा बिल्कुल बनेगा। इसका बनेगा fx2 बनेगा, और दोनों कैसे हो गए, बराबर। इसको मैंने एक नया नाम क्या दे दिया, fx। तो इस x1 का प्रतिबिंब भी fx है और इस x2 का प्रतिबिंब भी x2 है, fx है मतलब, और ये आपस में बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। और जब ऐसा हो जाए तो इस फंक्शन का नाम क्या आ जाएगा, मैनी वन मतलब बहु एक, मतलब बहुत सारे का एक से अधिक अवयवों का केवल एक प्रतिबिंब हो तो वो कहलाता है मैनी वन। तो आई थिंक आपको मैनी वन समझ में आ गया होगा। जब यहाँ पे एक से अधिक अवयव हो और उनका केवल एक प्रतिबिंब हो, वो क्या कहलाएगा, मैनी वन। इसको अपन और भी तरीके समझा सकते हैं। तो वन आपको समझ में आ गया। मैनी वन के लिए एक और डायग्राम लेता हूँ मैं। जे मैंने बोला x, जे मैंने बोला y। इसके अंदर मैंने ले लिए a b c, इसके लिए 1 2 3 4। तो मैंने बोला 1 का a, इसके लिए d बोल दिया, b का अजय बोल दिया। देखिए इसका एक का एक ही एलिमेंट, एक ही प्रतिबिंब है 1, और d का भी एक ही प्रतिबिंब है क्या, 4। लेकिन b का प्रतिबिंब 3 है और c का भी क्या है, 3 है। तो जी क्या होगा, 2 का 1 बन गया, मतलब ये क्या है, मैनी वन। हाँ, अगर ये सेपरेट होते, एक का एक ही प्रतिबिंब होता तो हम क्या बोलते, मतलब जो y का एलिमेंट है वह y के एलिमेंट x के केवल एक एलिमेंट का प्रतिबिंब होता, केवल एक एलिमेंट का एक अवयव का प्रतिबिंब होता तो हम क्या बोलते हैं, इसको वन। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या कहेंगे, वन में जो सेकंड समुच्चय होता है b या y, उसका प्रत्येक अवयव x के किसी न किसी एक अवयव का प्रतिबिंब हो, तो वो क्या कहलाएगा, वन। इसके बाद मैनी वन आपको समझ में आ गया, 2 का 1, 3 का 1, इस तरीके से होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं ऑन टू, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपके लिए। तो स्टूडेंट अब पढ़ते हैं हम ऑन टू के बारे में। ऑन टू को हिंदी में बोलते हैं आच्छादक। इसका एक और नाम चलता है आच्छादी। छादी, छा है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्जेक्टिव। क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव। तो देखिए कुछ इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, एक फंक्शन f कहाँ से कहाँ पर डिफाइन है, वो f जो है वो x से y में परिभाषित है, मतलब डिफाइन है। एक फंक्शन f x से y में परिभाषित है तथा f क्या कहलाएगा, आच्छादक कहलाएगा यदि f के अंतर्गत, f क्या भाई फंक्शन है, तो f क्या आच्छादक कहलाएगा यदि f के अंतर्गत y मतलब सेकंड वाला समुच्चय, दूसरा समुच्चय है, y का प्रत्येक अवयव, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी, y का प्रत्येक अवयव x के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। मतलब सिंपल सी बात यहाँ समझ में आती है कि जितने भी एलिमेंट y में हैं वो छूटे ना, वो x के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो, ये कहलाता है ऑन टू मतलब आच्छादक। इसकी एक और डेफिनेशन होती है, अर्थात क्या कि हमने बोला एक एलिमेंट लिया समुच्चय y से कि स्मॉल y कहाँ बिलोंग कर रहा है, कैपिटल Y मतलब दूसरे समुच्चय, तब इसके लिए x में एक ऐसा एलिमेंट होगा, एक ऐसा अवयव होगा। देखिए ध्यान देना, हमने बोला जो कहाँ का है, y का है। अब इसके लिए, इस y के लिए कैपिटल X मतलब पहला वाला समुच्चय, इसमें एक ऐसा अवयव x का अस्तित्व होगा जब कि x की इमेज, x का प्रतिबिंब किसके बराबर हो जाए, y के बराबर हो जाए। बहुत ही कंफ्यूजिंग वाली डेफिनेशन है ये, बट बन जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ साफ साफ बोला गया है कि y कहाँ बिलोंग कर रहा है, दूसरे वाले समुच्चय में। y कहाँ बिलोंग कर रहा है, कैपिटल Y में, ठीक। और x कहाँ का है, स्मॉल x पहले वाले समुच्चय में। तब इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, fx, और जो काय के इक्वल हो जाए y के, मतलब जो प्रतिबिंब है x का वो क्या है, fx, और जो किसके इक्वल होना चाहिए, y के। तो हम क्या बोलेंगे कि f क्या है, f एक ऑन टू फंक्शन है, मतलब आच्छादक फलन है।
इसके लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं और अच्छे समझने के लिए। बस इतना ध्यान रखना कि यहाँ ऐसा कोई भी एलिमेंट बाकी नहीं रहेगा जो x के किसी ना किसी अवयव का इमेज ना हो। मतलब यहाँ पे जितने भी एलिमेंट होंगे y के, जितने भी अवयव होंगे वो x के किसी ना किसी अवयव की इमेज होंगे ही, और नहीं होते हैं तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। मतलब जितने भी एलिमेंट यहाँ होंगे वो सब इमेज होंगे, वो सब प्रतिबिंब होंगे किसी ना किसी x के अवयव के। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, सिंपल सा मैंने बोल दिया जे x है और जे y है। यहाँ मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 और मैंने ले लिया यहाँ पे a b c और मैंने बोला इसका जे हो गया, इसकी जे हो गई इमेज, और इसकी इमेज जे हो गई, और इसका भी मैंने बोलता हूँ कि इमेज जे, इस तरीके से, है ना। तो देखिए यहाँ कोई बाकी है क्या? नहीं है। यहाँ कोई बाकी है क्या? ए बी सी तीनों किसी ना किसी की इमेज है, हाँ है, तीनों किसी ना किसी अवयव की x में इमेज है। ऐसा नहीं कि ये दो की इमेज नहीं बन सकती, हाँ ये दो की इमेज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ कोई खाली नहीं छूटना चाहिए। यहाँ कोई भी एलिमेंट अगर यहाँ रुक गया, मान लो जे ए बी सी और जे डी आ गया और डी किसी की इमेज नहीं है तो जे ऑन टू नहीं होगा। बट अगर डी नहीं है, पूरे के पूरे अवयव जितने भी अवयव इसके अंदर हैं, जितने भी एलिमेंट y के अंदर है, सभी किसी न किसी की इमेज अगर हैं तो वो क्या कहलाएगा? ऑन टू फंक्शन। और यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आती है, और एक नंबर क्वेश्चन बनना होगा तो बन सकता है। अगर आपको याद हो कि अगर ये देखिए इमेज तो बन गई, f के अंतर्गत क्या बन जाएंगे? f के अंतर्गत 1a हाँ होगा 1a, फिर 2b हाँ होगा, फिर 3c बिल्कुल होगा, और फिर 4c हाँ जे भी होगा। और यहाँ से हम परिसर फाइंड कर लें, अगर क्या फाइंड कर लें? परिसर, रेंज। तो रेंज में क्या कौन से एलिमेंट आते हैं? जो f है उसके सेकंड घटक, दूसरे कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट, दूसरे घटक सेकंड कंपोनेंट। तो यहाँ पे a आ गया, यहाँ दूसरे में b आएगा, यहाँ c, और c दो बार आया तो अपन एक बार लिखेंगे। जरा देखिए परिसर में क्या क्या आएगा? ए बी और सी, और ए और बी सी कहाँ पे थे? वाई में थे। मतलब परिसर और जी क्या है? कोडोमेन, सह प्रांत, आपस में कैसे हो गए? आर और वाई कैसे हो गए? बराबर हो गए। और आर क्या है? एफ की रेंज है, परिसर है। तो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि अगर परिसर कोडोमेन के बराबर हो जाए तो उस समय उसको क्या कहेंगे? तो ध्यान रखिएगा, एफ का परिसर मतलब आर किसके? सहप्रांत, सहप्रांत मतलब y की क्या हो जाए? बराबर, तो फंक्शन क्या होगा? फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा। क्या होगा? ऑन टू फंक्शन। बेहद ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यदि किसी फंक्शन का परिसर, किसी फलन का परिसर किसके? सहप्रांत के बराबर हो जाए तो वो फंक्शन आच्छादक या ऑन टू फंक्शन कहलाता है ना। आर किसके? y के बराबर, दूसरे समुच्चय के बराबर हो जाए। ठीक, तो यहाँ ध्यान रखने का क्या रखना है हमें? ध्यान कि यहाँ जितने भी एलिमेंट हैं y के, वो किसी ना किसी एलिमेंट के इमेज मतलब प्रतिबिंब होंगे ही, यहाँ कोई भी छूट नहीं सकता। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि f जो है f(x) वो क्या है? x में, कैपिटल X में x का प्रतिबिंब है, और जो कैपिटल Y है उसकी एक इमेज, उसका एक अवयव लिया हमने, और वो उस अवयव के बराबर है। मतलब हर एक एलिमेंट किसी न किसी अवयव का या अवयव की इमेज होगी या प्रतिबिंब होगा। यहाँ कोई छूटना नहीं चाहिए। सिंपल इतना बस ध्यान रखना कि पूरा f पूरा y कवर हो जाए, पूरा y मतलब y वो r के बराबर हो जाए, तब हम बोल पाएंगे कि f क्या है? ऑन टू है, आच्छादक है। इसको बोलते हैं सर्जेक्टिव। इसके बाद आता है 1 1 ऑन टू। तो सिंपल सी बात है, जब 1 1 ऑन टू की बात करेंगे हम तो 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, है ना। तो अभी बात करते हैं 1 1 ऑन टू की। तो डियर स्टूडेंट, अब हम बात करने वाले हैं 1 1 ऑन टू की। इसको हम एकीकी आच्छादक, इसका एक और नाम चलता है बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव। तो देखिए कोई फंक्शन या कोई फलन 1 1 ऑन टू कब होगा? मैंने बोला एक फलन f(x),
f एक फलन f x से y में क्या है, परिभाषित है, x से y में परिभाषित है, तथा f 1 1 ऑन टू होगा। मैंने बोला तब यहाँ लिख देते हैं, तब f 1 1 ऑन टू होगा यदि f क्या हो, 1 1 हो और साथ में f क्या हो, ऑन टू भी हो। देखिए f 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, दोनों चीज़, मतलब 1 1 तो होना चाहिए, साथ में ऑन टू भी होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि जो फलन है, जो फंक्शन है वो क्या है, 1 1 ऑन टू होगा। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, या सिंपल हम बोलें, मैंने कुछ इस तरीके से थोड़ा समझ लेते हैं एक बार। x हो गया और ये y हो गया, यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे a b c, तो 1 का 1, इसका इस तरह। देखिए ऑन टू क्या थी, पहले 1 1 की बात कर लें। 1 1 में क्या था कि प्रत्येक एलिमेंट y के एक और केवल एक ही अवयव से क्या हो, संबंधित हो, या उसका एक ही प्रतिबिंब हो, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो, है ना, अलग अलग होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो एक का a से, 2 का b से और 3 का c से एक अद्वितीय प्रतिबिंब मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 के 2 मिल जाएं, या 2 का 1 भी नहीं होना चाहिए, 2 का 1 भी नहीं होना चाहिए, एक के डिफरेंट ना, भिन्न भिन्न ही प्रतिबिंब हों। किसके लिए, 1 1 के लिए। हाँ बिल्कुल कंडीशन फुलफिल हो रही है इसमें, हाँ हो रही, क्यों, क्योंकि 1 का a से 1 है, 2 का b से 1 है और 3 का c से 1 है, मतलब यहाँ 1 1 तो फुलफिल हो रहा है। और यहाँ हमको क्या बोलते हैं ऑन टू में, कि जो सेकंड वाला समुच्चय होता है y, उसका प्रत्येक अवयव x के किसी न किसी अवयव से संबंधित हो, किसी न किसी अवयव से संबंधित हो, है ना। तो देखिए a किससे संबंधित है, 1 से, b किससे संबंधित है, 2 से, और c किससे है, 3 से। तो देखिए ऑन टू कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, मतलब यहाँ कोई एक्स्ट्रा भी ना छूटे, यहाँ भी ना छूटे, और 1 का 1 से हो, उल्टा भी 1 का 1 से हो। तो इस प्रकार का फलन क्या कहलाता है, 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू। ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। एक कोई एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं अब, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, क्लास बहुत बड़ी हो रही है। वैसे क्लास बड़ी हो जाती क्योंकि मैंने 4 फंक्शन के बारे में समझा है और फलन के बारे में भी एक सिंपल पहले समझा है। तो इसमें अब मैंने एक साथ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये लगातार समझना ही ज़्यादा बेटर होता है। इसको मैं तोड़ के 1 1 पहले बताता, फिर ऑन टू बताता, फिर अगली क्लास में 1 1 ऑन टू बताता, तो थोड़ा सा डिफरेंट दिक्कत हो जाती है हमको। एक साथ समझना ज़्यादा बेटर रहता है। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल क्या लिया कि f(x) एक फंक्शन है x to y में है, और किस प्रकार डिफाइन है, f(x) बराबर 2x। ये सिंपल ले लिया, f(x) बराबर 2x, ठीक। तब और x y में जो एलिमेंट हैं कुछ इस तरीके से हैं। मैंने इसमें ले लिए 1 2 3 और यहाँ पे ले लिया 2 4 6, 2 4 6, है ना। तो ये सभी नंबर्स हैं और ये इवन नंबर्स हैं, सम संख्या हैं। अब यहाँ पे देखो जब मैंने यहाँ पे क्या रखा, x = 1, और चूँकि हम जानते हैं y बराबर क्या होता है, f(x), और f(x) कितना दिया है, 2x। यहाँ वैल्यू पुट करो 1, तो 2 × 1 दैट इज़ 2, तो क्या आ गया 1 का 2 से। अगला मैंने रखा x = 2, तो y इक्वल क्या है 2x, और x की प्लेस में क्या रखेंगे 2, तो 2 का 4 से। अगला मैंने रखा 3, y इक्वल 2 × 3 दैट इज़ 6, तो 3 का 6। ऐसे जो नंबर बढ़ते जाएंगे, ये भी बढ़ते जाएंगे। तो इस प्रकार जो हमें फंक्शन यहाँ पे दिया गया है f, और जो प्रतिबंध दिया गया है 2x, तो उससे क्या होता है, f क्या है, 1 1 ऑन टू होता है। अब मैं कुछ 4-5 आपको डायग्राम बना के बताऊंगा, और उसमें बताऊंगा कि कब 1 1 होंगे, कब ऑन टू होंगे, और आप खुद उसको पहचानने की कोशिश करना। वीडियो को पॉज करना और पहचानना कि कौन सा 1 1 है, कौन सा ऑन टू है, और फिर जब मैं बताऊँगा तो उससे आप मैच करना कि आपने कितना सही किया, कितना गलत। तो देखिए कुछ मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बनाए हुए हैं, डायग्राम बनाए हुए हैं, इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन अपन समझते हैं। आप पहले क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए और फिर खुद बताइए कौन कौन से ये फंक्शन हो सकते हैं, कौन 1 1 हो सकता है, या कौन 1 1 ऑन टू तीनों हो सकते हैं। इस तरीके से कुछ भी आपको तीनों चीज़ के बारे में समझना है। तो ये y समुच्चय हो गया,
तो देखिए आप वीडियो को पॉज करिए और समझिए। अब मैं बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1, तो इतना दिख रहा कि ये 1 1 तो है, ठीक। 1 1 मैनी 1 है क्या? नहीं। मैनी 1 में क्या था कि 2 एलिमेंट की एक सिंगल इमेज हो, तो मैनी 1 ये 1 1 है। जे मैनी 1 है क्या? नहीं। जे ऑन टू है क्या? हाँ ऑन टू है। क्यों? क्योंकि सारे जितने भी बायो में एलिमेंट हैं वो सारे के सारे किसी ना किसी की प्रतिबिंब या इमेज हैं, तो ये ऑन टू है। तो क्या ये 1 1 ऑन टू है? हाँ 1 1 ऑन टू भी है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे यहाँ के एलिमेंट 1 1 तो जो पहले हो गया है और ऑन टू भी हो, देखिए 1 1 भी है और ऑन टू भी है, और जब 1 1 ऑन टू है तो ये अपना लास्ट वाला भी हो गया। तो ये पहला वाला जो डायग्राम है ये 1 1 भी है, मैनी 1 नहीं है, ऑन टू है, और 1 1 ऑन टू भी तीनों हो गए। अगर ये दोनों हैं तो 1 1 ऑन टू तो होगा ही। अब यहाँ देखा मैंने 1 1, तो 1 1 के लिए क्या था? 1 का 1, लेकिन 1 का 1 तो था लेकिन 2 का 1 नहीं था। भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, तो अलग अलग नहीं, ये 3 और 4 के 1 से मिल गए, तो जी 1 1 तो नहीं है। और जब 1 1 नहीं है तो 1 1 ऑन टू भी नहीं होगा ना, 1 1 ऑन टू भी नहीं होगा। तो क्या ये मैनी 1 है? हाँ मैनी 1 है। क्यों? क्योंकि 2 एलिमेंट का एक इमेज है, तो ये मैनी 1 है। अब ऑन टू है क्या? हाँ ऑन टू है। क्यों? क्योंकि बोला गया था ऑन टू है, नहीं ऑन टू नहीं है, क्योंकि सॉरी ऑन टू नहीं है। क्यों? क्योंकि सी किसी भी अवयव की इमेज है ही नहीं, और जब किसी भी अवयव की जो इमेज नहीं है तो ये ऑन टू भी नहीं है। आई बात समझ में? अगले पहुँचते हैं। 1 1 के लिए क्या था? हर एक का सिंगल, तो 1 का ठीक है, लेकिन यहाँ 2 और 3 क्या है? 2 और 3 का जो इमेज है वो B एक अकेला बन गया, और 2 का 1 तो नहीं, तो ये 1 1 तो नहीं है। मैनी 1 है? हाँ मैनी 1 है, क्योंकि मैनी का 1 से हो रहा है, हाँ 2 का 1 प्रतिबिंब मैनी 1 है। अगला क्या देखें? ऑन टू। तो ऑन टू में क्या था कि जो y के एलिमेंट होंगे, अवयव होंगे, वो सारे के सारे किसी ना किसी की इमेज होना चाहिए। तो सारे के सारे एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज है, मतलब ऑन टू है। लेकिन 1 1 ना होने के कारण ये 1 1 ऑन टू नहीं है, 1 1 ऑन टू नहीं है। लास्ट देखते हैं यहाँ पे, ये 1 1 है, हाँ 1 1 तो है, क्योंकि प्रत्येक अवयव सिंगल है, 1 1 है। मैनी 1 है? नहीं है, मैनी 1 नहीं है। ऑन टू है? ऑन टू भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ई छूट गया, ई किसी भी अवयव का या एलिमेंट का इमेज है ही नहीं, और पहले ही बोला गया कि सारे के सारे यहाँ पे किसी न किसी की इमेज होना चाहिए, तो ये ऑन टू नहीं है। और जब ऑन टू नहीं है तो 1 1 ऑन टू भी नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि हो सकता है एक बार में समझ में ना आए। इसको बार बार देखिए, हो सके तो 2 3 4 बार, जितनी बार देखना उतनी बार देखिए, क्योंकि ये जो अलग टाइप की मैथ्स है, ये थ्योरिकल मैथ्स कहलाती, जो हर एक बच्चे के डायरेक्टली समझ में नहीं आती, एक बार में समझ में नहीं आती। थोड़ा सा हमको बार बार इसको देखना पड़ेगा, तब कहीं जाके हमारे दिमाग में अच्छे से बैठेगी। और मैंने बहुत प्रयास किया है कि आपको ये समझ में आ जाए। 1 1 मैनी 1, 1 2 1 सॉरी 1 1 मैनी 1, ऑन टू और ऑन टू 1 1 में क्या डिफरेंस है, सब मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है। तो बस आज के लिए इतना ही, बहुत समय हो गया है वैसे वीडियो का। तो आपसे बस लास्ट में एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और भी जो आपके साथी हैं उनको इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। और एक बार और लास्ट में बोलूँगा कि अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो बार बार देखिए, ज़रूर समझ में आएगा, ठीक। और अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए कि आपको क्या डाउट है, तो उसको मैं दोबारा आपको एक बार और वीडियो ला के दे सकता हूँ। अगर आपके कमेंट आते हैं कि इस चीज़ को समझ में नहीं आ रहा है, या कुछ और भी आपके टॉपिक्स हैं जैसे बाइनरी ऑपरेशन वगैरह जो हैं, है ना, द्विधारी संक्रियाएँ जो हैं, उसके बारे में अगर आपको ऐसा लगता है कि वो भी आपको समझना है, उसमें दिक्कत होती है, तो आप मेरे को कमेंट के माध्यम से बताइए, मैं उस पर भी एक वीडियो आपको ला के दूँगा, जिससे आपके वो डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।